कल्पना कीजिए एक कंट्री जो 1980 के दशक में पूरी दुनिया को डरा रहा था कि वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, जिसकी कारें अमेरिका में राज कर रही थी, जिसकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को ललकार रही थी और जिसकी ज़मीन का मूल्य पूरी अमेरिका से 4 गुना ज़्यादा था। वही जापान आज दुनिया का सबसे कर्जदार देश बन चुका है। डेट टू जीडीपी रेशियो टू 48%। स्टॉक मार्केट 34th ईयर बाद भी अभी भी नीचे है। हर साल 450 स्कूल बंद हो रहे हैं और कंपनियां इसलिए बंद हो रही हैं क्योंकि काम करने वाले लोग ही नहीं बचे। आज जापान आर्थिक और जनसंख्या में संकट की ऐसी गर्त में फंस चुका है जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया। तो सवाल ये है, जब जापान इतनी तेज़ी से दुनिया का नंबर 2 इकोनॉमी बन गया था तो अचानक उसकी ग्रोथ रुक क्यों गई? उसके बाद क्या गलतियाँ हुई? और सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी, भारत को जापान की इस कहानी से क्या सबक लेना चाहिए? तो आइए शुरू करते हैं। जापान का घरेलू खर्च पहली बार 3 साल में 2025 में बढ़ा। खाना महंगा हो गया है, इसलिए कुछ लोग सबसे सस्ती जगहों की तलाश कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, Japan is facing a horrific economic crisis. The Japanese economy is facing a peculiar problem. अभी दुनिया का सबसे ज़्यादा कर्जदार देश बन चुका है, जिसका डेट टू जीडीपी रेशियो 248% है। हमने निक्की 225 पर 1987 के बाद सबसे बड़ा एक दिन का मूव देखा है। डिफ्लेशन और बढ़ते कर्ज के कॉम्बिनेशन ने जापान की ग्रोथ को दबा दिया है। 2025 में जापान में 10,000 कंपनियां बैंक करप्ट हो गई और इन 10,000 कंपनियों में से 300 कंपनियां बंद हो गई। न कि इसलिए कि उनके पास पैसे खत्म हो गए, बल्कि इसलिए कि उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज खत्म हो गए, यानी काम करने वाला कोई बचा ही नहीं। जापान में अब पॉपुलेशन का एक 5वां हिस्सा 70 ईयर्स से ऊपर का है। टोक्यो की भीड़ भाड़ वाली सड़क को देखकर, जी हाँ, टोक्यो की क्राउड वाली रोड को देखकर आप कभी नहीं सोचेंगे कि जापान की पॉपुलेशन प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों की नहीं, बल्कि बहुत कम लोगों की है। लेबर शॉर्टेज की वजह से फैक्ट्री को बंद होने का असली खतरा था। उसी समय जापान हर साल 450 स्कूल बंद कर रहा है क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया। पॉपुलेशन और इकोनॉमिक कोलैप्स है। लेकिन आप जानते हैं 1980s में वही जापान इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था कि एवरेज इनकम ऑफ ए जापानी सिटीजन 1960s के $500 से 1980s में $25,000 हो गए। और भले ही जापान अमेरिका से 26 गुना छोटा था, जापान लैंड पूरे यूनाइटेड स्टेट की सारी लैंड से 4 गुना ज़्यादा महंगी थी। असल में जापान इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था कि वो पुअर कंट्री से लगभग यूनाइटेड स्टेट के जीडीपी को बीट करने वाला था। वाइल यूएस वाज एट 7.6 ट्रिलियन, जापान वाज एट $5.5 ट्रिलियन। जापान अब एशिया में हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करते हैं। जापान ने खुद को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना लिया था। इकोनॉमी इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि लग रहा था कि वो यूएस को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में ओवरटेक करने वाला है। तो सवाल ये है कि अब जापान इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था तो अचानक स्टेगनेट कैसे हो गया? वाई इज़ द जापान इज इकोनॉमी स्ट्रगलिंग टुडे? और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टेगनेशन और स्ट्रगल से इंडिया को क्या लेसन सीखने चाहिए? फैसिलिटी इन टोक्यो फ्री सेकेंड हैंड क्लॉथ्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ज़्यादा पेरेंट्स फाइनेंशियल स्टेट्स में है। डेटा भी हरेस रियलिटी दिखाते हैं। लोग टेक्निकली ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और राइजिंग कॉस्ट के साथ तालमेल बिठाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ये कहानी 1949 से शुरू होती है, जब पूरी दुनिया स्लोली दूसरे वर्ल्ड वार की तरफ खींच रही थी, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के क्लैश से शुरू हुआ। इस समय सोवियत यूनियन ने माओ जेडोंग को चाइना पर कब्जा करने में सपोर्ट किया। उन्होंने नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया पर इन्वेड करने में भी सपोर्ट किया और इस चौच के बीच में जापान बैठा था। 1940s में जापान वर्ल्ड वार सेकेंड में हार गया था। जापान के 67 मेजर सिटीज़ बॉम्ब हो चुके थे। मिलियंस लोग स्टार्विंग थे।
और जापानीज इकोनॉमिक्स डाई कर रही थी। सिटी डिजर्ट में बदल चुकी थी। एवरीथिंग बर्न, स्मैश एंड हीलेटेड था। वुमेन, चिल्ड्रेन और ओल्ड पीपल स्लोली और साइलेंटली मर रहे थे, बैडली बर्न या इरिटेटेड, इस टाइप से लोग मर रहे थे। अब अमेरिका टेरिफाइड था। क्यों? क्योंकि अगर डिवेस्टेटेड और डिस्परेट जापान कम्युनिस्ट की तरफ मुड़ गया तो सोवियत यूनियन को एशिया में पावरफुल एलाई मिल जाता। चाइना, जापान और नॉर्थ कोरिया तीनों कम्युनिज्म में चले जाते और तभी अमेरिका को रियलाइज हुआ कि हंगरी मैन डेमोक्रेसी की परवाह नहीं करता, हंगरी मैन ब्रेड की परवाह करता है। अगर सोवियत यूनियन ब्रेड ऑफर करे और यूएस फ्रीडम ऑफर करे तो हंगरी जापानीज हमेशा ब्रेड चुनेंगे। असल में जापान के पास ऑलरेडी 6.5 मिलियन सोल्जर बेरोजगार थे। अमेरिका डरता था कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें मील और पर्पस दे तो वीक्स में आर्म रिवॉल्यूशन हो सकता है, और अगर सोवियत यूनियन ने जापान पर कंट्रोल ले लिया तो पैसिफिक ओशियन सोवियत लीग बन जाता और ट्रेड कैलिफोर्निया की बीच तक पहुंच जाता। इसलिए अंकल सैम को जापान पर कंट्रोल लेना पड़ा। तभी अमेरिका ने जापान को प्रिजनर की तरह ट्रीट करना बंद कर दिया और उसे कैपिटलिस्टिक मिरेकल बनाने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि अमेरिका के केस स्टडी चाहिए था। जी हाँ, अमेरिका को केस स्टडी चाहिए था। वे दुनिया को बताना चाहते थे, लुक, if you side with America, you will become rich, and if you side with the Soviet, you will starve in war. तो अमेरिका ने जापान के लिए 3 चीजें की। नंबर 1, उन्होंने जापानीज फैक्ट्रीज में बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप किए और टोयोटा जैसी कंपनीज को बैंकरप्सी से बचाया। नंबर 2, उन्होंने स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्लूप्रिंट दे दिए ताकि जापानीज फैक्ट्रीज स्केल पर प्रोड्यूस कर सके। एंड लास्टली, उन्होंने जापान को यूएस कंज्यूमर को अनलिमिटेड गुड्स बेचने की इजाज़त दी। और आप जानते हैं, ये मिरेकलियस मूव था कि सिर्फ 20 साल में जापान इतनी तेज बढ़ा कि जर्मनी, यूके, फ्रांस को बीट करके दुनिया के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। बाय 1980 जापानीज कार ने यूएस मार्केट का 23% कैप्चर कर लिया था। अमेरिकन कंपनीज स्ट्रगल कर रही थी। क्रिसलर इतना बैंकरप्सी के कगार पर था कि उसे यूएस गवर्नमेंट से $1.5 बिलियन बेल आउट मांगना पड़ा। 1970s में यूएस के पास ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट का 60% हिस्सा था, लेकिन 1989 तक जापान ने यूएस को ओवरटेक कर 51% मार्केट होल्ड कर लिया, जबकि यूएस 35% पर आ गया। 1980s में टॉप 10 कंपनीज पाई मार्केट में से 6 कंपनी जापानीज थी। अमेरिकन कंपनी सर्वाइवल के लिए 1000 वर्कर ले ऑफ कर रही थी। अब अमेरिकन पर्सपेक्टिव से सोचिए, उन्होंने देखा जापानीज फैक्ट्रीज अमेरिकन जॉब्स छीन रही हैं। टोयोटा, फोर्ड और जनरल मोटर्स को उनके ही देश में क्रश कर रही हैं। टोयोटा, फोर्ड और जनरल मोटर्स को उनके ही कंट्री में क्रश कर रही हैं। कंडीशन इतनी खराब थी कि ऑटो वर्कर्स लाइव टेलीविजन पर जापानीज कार को स्लेज हैमर से स्मैश कर रहे थे। The car you are looking at is 78 Toyota Corolla. How many hits on this car? $6 a hit. तभी अमेरिकन पॉलिटिशियन को रियलाइज हुआ कि जापान अमेरिकन इकोनॉमी के लिए थ्रेट बन चुका है। सो इन 1985 अमेरिका ने जापान को प्लाजा एकॉर्ड साइन करने को कहा और यही जापानीज इकोनॉमी पैरालाइज हो गई। दिस एकॉर्ड ने डॉलर को येन के मुकाबले डिवैल्यू कर दिया। एज सिंपल एज दैट 1985 में एक यूएस डॉलर इक्वल टू 260 यान था, लेकिन 1987 में सडनली $1 में सिर्फ 130 यान हो गया। अचानक एक टोयोटा कार जो अमेरिका में $10,000 में बिकती थी, अब सेम प्रॉफिट के लिए $20,000 में बेचनी पड़ती। जापान कास्ट एडवांटेज ओवरनाइट वैनिश हो गया और एक्सपोर्ट कोलैप्स होने लगे। कोलैप्स रोकने के लिए जापान ने 2 चीज़ें की। नंबर 1, मित्सुबिशी और टोयोटा जैसे जायंट ने फैक्ट्री जापान से बाहर साउथ ईस्ट एशिया और यूनाइटेड स्टेट में शिफ्ट कर दी। हाई पेइंग मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जापान से डिसअपीयर होने लगे। सेकेंडली क्या था, जापानीज बैंक ने इंटरेस्ट रेट 5% से घटाकर
2.5% कर दिए ताकि बिजनेसमैन बोरो कर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें और प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करें। और यही डिजास्टर शुरू हुआ। प्रॉब्लम ये था कि लोग और बिजनेस ने पैसा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के बजाय जापानीज स्टॉक मार्केट, लैंड मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट में पंप कर दिया और यही डेंजरस जापानीज बबल शुरू हुआ। जापानीज वाज इन द थ्रू ऑफ एन इकोनॉमिक बबल, यानी लैंड प्राइस ऊपर जाते रहे, इसके लिए बैंक्स का सेफ गार्ड करना था। निकी स्टॉक इंडेक्स ट्रिपल इन वैल्यू अर्ली 1980s में निकी